हेलो एवरीवन। पीआईबी सीरीज के अंदर आज 19 जून है। आज हम 18 जून की पीआईबी के जो आर्टिकल है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको पता है कि पीडीएफ है वो अभी टेलीग्राम पे नहीं मिल पाएगी, आपको ऐप के ऊपर जाना पड़ेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीडीएफ को थोड़ा है ना जल्दी, यदि हो सके तो मैं जल्दी भी डाल दूँ। लेकिन क्या है कि जिस टाइम पे वीडियो बनता है उसके आसपास में ये मतलब 1-2 घंटे पहले ये ना मैं रिकॉर्ड मतलब पीडीएफ बना के तैयार करता हूँ। तो पॉसिबल ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। कल तो थोड़ा वीडियो लेट हो गया था, उसका कोई अलग रीज़न था। मैं वीडियो बना के और फिर चला गया था और वीडियो अपलोड करना पीछे से वो भूल गए थे, इसलिए। ठीक है। तो चलो, और उसके अलावा जो मंथली पीडीएफ वाली बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मंथली कंपाइलेशन वगैरह भी आपको दे पाऊँ। ठीक है। और उसके अलावा एक बात और है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये दोनों के लिए ही है। ठीक है। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं ये दोनों के लिए है, स्पेशली यूपीएससी के लिए ही है। उसके अलावा जो पीसीएस वाले हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो आज सेशन शुरू करते हैं। ये हमारे लाइव आंसर राइटिंग कोर्स हैं। हिंदी लिटरेचर और जो मेंस है उनके दोनों के लिए हैं। और ये शायद हो सकता है कि ये लाइव आंसर राइटिंग है, ये लास्ट आंसर राइटिंग है आपकी लाइव होगी। उसके अलावा फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या पॉसिबल होता है। तो आप देखो कि धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, तो वो आपको मेंस आंसर राइटिंग है, 6 महीने के लिए आपको ना लाइव आंसर राइटिंग करवाएंगे इसके अंदर। और ऑडियो फीडबैक के द्वारा आपके जो आंसर हैं उनके रिव्यू दिए जाएंगे। वैसे तो आप लाइव ही चेक कर लेते हो, जितनी चीजें होती हैं लाइव क्लास के अंदर ही आपको टाइमर देके सेट करके वैसे आपको बताया जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि आपके आंसर है तो उसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, तो मॉडल आंसर भी वो उसी टाइम पे लेके आते हैं। उसके बाद में आप यदि पीडीएफ बना के सर को भेजना चाहते हो या फिर कोई दूसरे डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। और इसी फॉर्मेट में जो श्याम सर हैं, जिनकी अभी 895 इतनी रैंक आई इस बार, और इनके 269 हिंदी लिटरेचर के अंदर नंबर हैं। तो ये भी हिंदी लिटरेचर का जो कोर्स है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और अभी जैसे 80 दिन का ही टाइम है, उसके बाद में ये लवासना चले जाएंगे, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि बाद में आप जाके और इनको चेक करवा सको। तो जितना जल्दी आप फायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। ठीक है। तो चलो आगे सेशन आज शुरू करते हैं। आज पहला आर्टिकल है। आज पहला आर्टिकल है स्मार्ट सीड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। जैसे कि मतलब एक सीड है उसके ऊपर क्या है, कोटिंग कर दी जाती है। और कोटिंग के द्वारा क्या होता है कि जैसे मतलब वो मिट्टी वगैरह और जो उर्वरक वगैरह है तो वहां से है ना वो जमीन के अंदर इस तरीके से मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उनको कम करेगा। और उर्वरता है तो वो उसकी बढ़ेगी, और मतलब उसका जो बीज का प्रस्फुटन है वो जल्दी होगा। ठीक है। तो इसके लिए स्मार्ट सीडिंग टेक्नोलॉजी है, ये सरकार ने अभी लॉन्च की है। और उसके अंदर आप जीएस पेपर 3 है तो उसके अंदर आप इसको लिख सकते हो। और स्मार्ट सीडिंग टेक्नोलॉजी है तो जैसे ही आपको मान लो एग्रीकल्चर का कोई पॉइंट आता है, या फिर ना जलवायु परिवर्तन के लिए एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और उसके लिए आपको सुझाव देना हो, तो ये वाली टेक्नोलॉजी है तो इसका आप यूज में ले सकते हो। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके और क्या दिया हुआ है। देखो पहली बात तो है कि इसके अंदर एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस इनके खिलाफ है ना बीज गुणवत्ता और फसल की स्थापना को मजबूत करता है। बायोटिक मतलब ये होता है कि जो मतलब कीट वगैरह हैं, वायरस वगैरह है, ये सब है ना उनके अंदर ना लगे, तो उसके खिलाफ सुरक्षा देगा। ठीक है। फिर दूसरा है बायोटिक स्ट्रेस है, मतलब ये तो एबायोटिक नहीं, बायोटिक के अंदर तो ये आएंगे। और एबायोटिक के अंदर आएंगे जैसे पानी की कमी हो गई, सूखा हो गया, या तापमान ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा है, मतलब इस तरीके से जो भी चीजें हैं तो ये एबायोटिक के अंदर आएंगे। बायोटिक के अंदर मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में ये तकनीक क्या है, तो इसके अंदर क्या है कि जो बायोडिग्रेडेबल है और बायोपॉलिमरिक है पदार्थों का उपयोग करके बीज के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बना दिया जाता है। कि मतलब ये बायोडिग्रेडेबल होंगे, कि मान लो कि इनका यूज हो जाएगा तो उसके बाद में ये क्या है कि मतलब बायोडिग्रेडेबल इस तरीके के पदार्थ होते हैं जिनके है ना जिनका यूज होने के बाद में वो पर्यावरण के अंदर ही है ना मतलब मिल जाते हैं, उसके बाद में ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है। तो ये इस तरीके के है ना पदार्थों का उपयोग करके और चारों है ना इनके आसपास में सुरक्षात्मक कवच बनाया जाएगा। उसके बाद में कार्य प्रणाली कैसे होती है इसकी, कि जैसे मान लो कि लाभकारी जो सूक्ष्म जीव हैं, पोषक तत्व हैं, और सुरक्षा वो पोषक तत्व वाले जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्या है कि वाहक प्रणाली है, कैरियर सिस्टम के रूप में है ना ये काम करता है। और जैसे विशेषता क्या है कि इसकी बीज और मिट्टी का संपर्क है ना वो इस तरीके से अच्छा हो जाएगा। तो बीज का और मिट्टी का जो संपर्क है वो अच्छा होगा, तो मतलब क्या है कि जैसे मतलब जो मैंने आपको बताया कि बीज का जो प्रस्फुटन होगा तो वो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में लाभ क्या है कि जैसे मतलब इससे क्या है पैदावार में वृद्धि होगी, और मल्टी क्रॉप एडोप्टेशन होगा, कि मतलब अलग अलग फसलें हैं तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद में जहाँ पे वर्षा की कमी होती है उन एरियाज के अंदर भी है ना आप यदि बीज उगाना चाहते हो तो वो भी है ना जल्दी उग जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया सीडिंग। ठीक है। हाँ, एक चीज इसके अंदर ये प्री के लिए है कि ये भारतीय पेटेंट है। ये पीटी के अंदर ये ऐसी चीजें आती हैं तो ये इस तरीके से है ना आपके लिए एमसीक्यू के अंदर ये बना सकता है कि ये भारत के पेटेंट प्राप्त है या नहीं है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय पेटेंट प्राप्त है।
फिर आगे चलते हैं। देखो अगला आर्टिकल है सहकारिता मंत्रालय का है, और सहकारिता मंत्रालय के अंदर बहुत सारी स्कीम बता रखी हैं कि ना हमने इन सालों के अंदर क्या क्या है ना सहकारिता के क्षेत्र में कैसे प्रयास किए हैं। तो एक साथ में ये सारी स्कीम दे रखी हैं, जैसे मतलब म्यूल हंटर एआई का उपयोग किस तरीके से कर रहे हो, सहकार सारथी है, तो ये मतलब स्पेशली प्री के लिए है। और मेंस के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आप सहकारिता के क्षेत्र के अंदर सरकार क्या क्या कर रही है, तो उसके अंदर आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो ये वैसे पेपर 2 का पार्ट होगा। तो इसमें क्या है कि सहकारी बैंकिंग, तो डिजिटल और तकनीकी पहल, तो सरकार ने डिजिटल और तकनीकी पहल के अंदर क्या क्या किया है कि जैसे मतलब सहकारी बैंकों को है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया, आधुनिक बैंकिंग तकनीकें हैं वो यूज में ले रही है, और साइबर सुरक्षा प्रणालियां हैं उनको जल्दी अपनाने के लिए सरकार जोर दे रही है। ठीक है, तो ये सहकारिता क्षेत्र के अंदर प्रमुख संस्थागत संरचनाएं क्या है। पहला है सहकार सारथी। सहकार सारथी क्या है कि एक सहकारी बैंकों का एक प्लेटफॉर्म है जो मतलब आधार इनेबल्ड है ना, जो सिस्टम है उसके तहत है ना ये काम करता है, और इसमें शुरू की गई है, और इसमें ई केवाईसी है ना वो लाइव होती है। ठीक है, तो ये सहकार सारथी है कि मतलब जो सहकारी बैंक है उनके लिए सर्विस प्रोवाइड वगैरह करवाई जाती है, इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म है। फिर एनयूसी एफडीसी, ये क्या है कि सहकारी बैंक है जो अर्बन सहकारी बैंक है, शहरी सहकारी बैंक है, उनके लिए अम्ब्रेला संगठन है, और इसमें यूसीबी को तकनीकी समाधान और संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहा है, कि मतलब जो शहरी क्षेत्र के जो है ना कोऑपरेटिव बैंक है ना उनकी तकनीकी समाधान और संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ में है ना मंच प्रदान करने का काम कर रही है ये। फिर सीओबीआई कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, ये भी है ना सहकारी बैंकों का एक क्षेत्र का सहयोग देने के लिए प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, तो एक तो सहकार सारथी हो गया, एनयूसी एफडीसी है, सीओबीआई है मतलब कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद में साइबर सुरक्षा के लिए जैसे मतलब म्यूल हंटर एआई है ना इसका यूज कर रही है सरकार, कि जो साइबर क्राइम वगैरह होते हैं तो उसके लिए जैसे मतलब एक फर्जी वेबसाइट वगैरह बन जाती हैं तो उनको पकड़ के जो एआई है तो उनको है ना बता देता है कि है ना ये वेबसाइट है ये फर्जी है, तो उनको मतलब बंद करने का काम होता है। तो आई4सी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसके साथ में है ना इसका एकीकरण कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि जो मतलब साइबर सुरक्षा है जो बैंकिंग सेक्टर में सहकारिता वाले बैंकिंग सेक्टर हैं तो उसके अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है वो अच्छी हो सकेगी। उसके बाद जैसे जैविक उत्पाद है, जैविक उत्पाद और सहकारी निर्यात, इसके लिए क्या कर रही है सरकार, तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, जैसे मतलब किसान है तो वो क्या है कि जैविक उत्पाद वगैरह इस तरीके से यदि उत्पादित कर रहे हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेट वगैरह देना, उनका प्रमाणन करना, कि मतलब पहली बात तो ये जैविक उत्पाद है या नहीं है, फिर उसका प्रमाणन करना, ये दोनों काम है ना ये संस्था करती है। फिर उसके बाद में नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, मतलब जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं वो ऐसा मतलब ऑर्गेनिक वगैरह इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको फिर है ना बाहर भेजने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए ये काम है। ठीक है, जो मतलब सहकारी संस्थाओं का उत्पाद है तो उनको वैश्विक बाजार के अंदर पहुंच बनाने के लिए, निर्यात के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में सीओ कोऑपरेटिव मार्क, ये क्या है कि सहकारी उत्पादों की वैश्विक पहचान बढ़ाने, मतलब उनकी वैश्विक पहचान उनके ब्रांड वगैरह बनाने के लिए ना ये कोऑपरेटिव मार्क, फिर उनको है ना जो मतलब ई मार्केट प्लेस है तो उसके ऊपर भी है ना बेचने का काम, ये सब है ना इसके तहत किया जाता है, सीओ कोऑपरेटिव मार्क। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, ये 2 संस्थाएं हैं और ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, फिर ये अगला आर्टिकल हमारा निक्सी से संबंधित है। ये जो हम जैसे मतलब आप देख रहे हो कि हम ना इंटरनेट है तो अपनी स्पीड है जो 5G वगैरह इस तरीके से अच्छे से हम यूज में ले पा रहे हैं, वो सब है ना पॉसिबल है ये निक्सी की वजह से ही है, जो इंटरनेट एक्सचेंज तरीके से इसको मान सकते हो। तो जैसे मतलब जो हम वेबसाइट वगैरह देखते हैं जैसे .in है, .com है, इस तरीके से काफी सारी वेबसाइट हैं, तो वो क्या है कि इसमें जो उनको संभालने का इनका काम है ना ये निक्सी है, ये सभी यही करता है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है ना, इलेक्ट्रॉनिक आईटी, इसके अंदर ये आती है। ठीक है, उसके बारे में और क्या है, अभी न्यूज क्यों आई है, क्योंकि मतलब ये क्या है कि स्थापना दिवस मना रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट इकोसिस्टम का 23वां स्थापना दिवस है इनका। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक को कुशल आदान प्रदान, मतलब इंटरनेट एक्सचेंज को है ना सुगम बनाने के लिए, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट एक्सचेंज आराम से हो सके। ये वैसे मतलब आप ये समझो कि जैसे मतलब वो सेबी वगैरह है ना शेयर मार्केट वगैरह के अंदर जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, इंटरनेट एक्सचेंज है ये अलग अलग है उससे।
तो भारत में इंटरनेट से संबंधित जो बुनियादी ढांचा है उसको सुदृढ़ करने का काम करता है ये। तो एक तो बात है कि जैसे इंटरनेट ट्रैफिक है तो उसको है ना मैनेज करता है, भारत के अंदर जो डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक है उसको मैनेज करेगा। फिर उसके बाद में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम करता है। उसके बाद में ये क्या करता है कि सुरक्षित और सुदृढ़ समावेशी इंटरनेट परिस्थिति की इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। तो मतलब इंटरनेट से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सब है ना यही करता है, ठीक है, NIXI। अब उसके बाद में देखते हैं प्रमुख परिचालन के क्षेत्र कौन से हैं। पहली बात है इसका काम क्या क्या होता है, एक डोमेन का प्रबंधन होता है, जैसे मतलब .in मैंने बताया, .com, तो ये जितने भी डोमेन होते हैं इनका प्रबंधन है ये करता है, निक्सी करता है। उसके बाद में एक CCTLD, ठीक है, इनको ये कहते हैं, जैसे .in और .com है ना ये सब, तो ये क्या होते हैं, CCTLD कहते हैं इनको शॉर्ट में। फिर भारत का प्रबंधन करता है। उसके बाद में जैसे मतलब .in का ही प्रबंधन करता है ये, .com का नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कंट्री कोड है ना उसके हिसाब से, जैसे मतलब .India है तो USA का होगा तो .USA हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग देशों के जो इंटरनेट के डोमेन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ .in है इसका ही करेगा। उसके बाद में इंटरनेट एक्सचेंज, देश भर में क्या है कि इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का संचालन करना, जिससे डेटा ट्रांसफर की गति और सुरक्षा बेहतर होती है। और वर्तमान में जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप दिल्ली के अंदर बैठे हो और अपने घर पे है ना आपको कोई मैसेज भेजना है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि यहां से सीधा है ना वो मैसेज है पहले तो USA जाएगा। जैसे मान लो कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो तो उसका जो मेन कंपनी है वो तो USA के अंदर है, तो वो पहले USA जाएगा, फिर उसके बाद में भारत के अंदर है ना जो आपके घर की तरफ जो डेटा जाएगा वो वहां पे पहुंचेगा वो मैसेज। ऐसा तो होना नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि डेटा लोकलाइजेशन के लिए ना निक्सी काम करता है। तो ये क्या करता है कि मतलब भारत के अंदर ही, जैसे मतलब दिल्ली से सीधा आपको घर भेजना है मैसेज तो वो सीधा मैसेज वहीं जाएगा, वहां उसको USA भेजने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या है कि मतलब स्पीड भी तेज होगी, तो ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है वो तेज होगी। तो इंटरनेट एक्सचेंज है एक तरीके से कि देश भर में जो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट है ना उनका संचालन करता है। जो इंटरनेट के एक्सचेंज पॉइंट होंगे उनका संचालन करेगा, जो अलग अलग जगह बने हुए हैं, दिल्ली के अंदर, आपके शहर के अंदर, ऐसे। तो ये 79 के समथिंग अभी ना एक्सचेंज हो चुके हैं, ये इनमें आगे बता रखा है। हाँ जी, यहाँ है ना, ये 79 इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट है वो संचालित कर रहा है ये। उसके बाद में IP एड्रेस का प्रबंधन, जैसे मतलब IP एड्रेस आपको पता है कि मतलब एक 14 नंबर का, इस तरीके से एक IP एड्रेस हर एक कंप्यूटर का, लैपटॉप का, नंबर तो मेरे को फिक्स नहीं है, पर अलग अलग नंबर के IP एड्रेस होते हैं हर एक कंप्यूटर के डिवाइस के। तो इसमें क्या है कि जो इंटरनेट नेम और नंबर है ना उसके माध्यम से देश में IPv4 और IPv6, पहले क्या है कि IPv4 था, ये IPv4 है, पहले तो इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब ये कम ही नंबर का होता था और इसके अंदर लगभग मतलब अरबों के समथिंग है ना इतने ही आप डोमेन नेम है ना वो रख सकते थे। IPv4 के अंदर ऐसे होता है कि जो मतलब अलग अलग जो कंप्यूटर है या वेबसाइट है तो उसके है ना अलग अलग है ना नाम होते हैं, इस तरीके से मान लो आप, तो है ना वो नंबर है। तो IPv4 में लगभग अरबों के समथिंग ही है ना वो वेबसाइट के जो IP एड्रेस थे, तो है ना उतना ही बन सकता था। अब क्या है कि जैसे IPv6 आ गया है, तो इसके द्वारा है ना आप जितना चाहो उतने है ना वेबसाइट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये मतलब IPv6 है ना, इसके एड्रेस का आवंटन वगैरह प्रबंधन करना ये सब है ना यही करता है, ठीक है। उसके बाद में स्थापना दिवस है इसका, ये तो हो गया। फिर ग्लोबल रैंकिंग, शीर्ष 10 के अंदर ना भारत आता है, जो मतलब ये निक्सी है अभी वर्तमान के अंदर शीर्ष 10 कंट्री कोड डोमेन है ना रजिस्ट्री के अंदर, कि मतलब जितने भी कंट्री कोड के जो डोमेन है उतने रजिस्टर होते हैं, जो वेबसाइट बनाने के लिए आप .in वगैरह ऐसे यूज में लेते हो, तो उस तरीके से शीर्ष 10 के अंदर आता है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद में ये भारतीय भाषाएं हैं 22, उसके अंदर डोमेन नामों का समर्थन भी करता है कि भारतीय भाषाओं को भी समर्थन देता है ये। भविष्य की तैयारी क्या है कि IPv6 है, इसको अपनाने की बात है। जैसे मैंने बताया कि IPv4 है तो इसके अंदर डोमेन नेम है तो वो लिमिटेड होंगे, तो IPv6 है इसके अंदर क्या होगा कि IPv6 अपनाने की एडॉप्शन की दर है ना लगभग अब इतनी पहुंच गई है। अब सुरक्षित बैंकिंग, जैसे बैंक.in है, जोन में स्थानांतरित करने की सहायता की गई है, कि जैसे मतलब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर होता है, जैसे बैंक है तो बैंकों के लिए बैंक.in है, इस तरीके से कर सकते हैं, करेंगे ये। अब नया तकनीकी नवाचार क्या किया इन्होंने कि जैसे धोखाधड़ी वगैरह इसको रोकने के लिए निक्सी एक AI संचालित WHOI स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म ये चला रहा है। ये क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट का है ना एक रजिस्टर होता है, तो उसके अंदर जैसे मतलब किसने ये वेबसाइट बनाई है, कहाँ से बनाई है, उसका है ना सारा डेटा इसके अंदर रहता है। और यदि कोई फर्जी वेबसाइट होती है तो उनका इससे पता चल जाता है, WHIOS है ना, ये स्क्रीनिंग है इसके द्वारा, ठीक है। तो यही था, तो आपने निक्सी के बारे में देख लिया है।
अब अगला आर्टिकल है, ये निक्सी है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्री के लिए स्पेशली, ये ध्यान रखना। फिर किरण रिजिजू हैं हमारे, तो उन्होंने हज प्रबंधन के लिए ना हमें एक अवार्ड मिला है अभी, लब्बेतुम अवार्ड। भारत को ये लब्बेतुम अवार्ड है जो हज प्रबंधन के लिए हमें मिला है, और ये सऊदी अरब की जो सरकार है वो इसका अवार्ड देती है। और आपको पता होगा कि जो हज वगैरह, हज प्रबंधन पहले कौन सा, पहले क्या है, विदेश मंत्रालय करता था, और अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज है, इसके तहत आ गया है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपको मतलब गलत करके आ जाओ ऑप्शन के अंदर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज है, मतलब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, इसके तहत आएगा, और पहले ये विदेश मंत्रालय के तहत आता था। और जो हज प्रबंधन समिति होती है, तो मतलब वो क्या है कि 2002 के समथिंग का एक्ट है, मतलब ये मानो कि आप सांविधिक है ये, ठीक है, हज प्रबंधन वाली जो कमिटीज होती हैं। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं और क्या है। जैसे पहली बात तो है कि जैसे मतलब ये पुरस्कार है खितामहू मिश्क समारोह सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार, इसके अंदर है ना, इस कैटेगरी के अंदर आपको मिला है, ठीक है, कि इस हज का समन्वय है और संचार है ना, वो हमने सबसे अच्छा किया है, इसलिए हमें ये अवार्ड मिला है। 2 लब्बेतुम अवार्ड प्रदान किए गए हमें, ठीक है। अब महत्व क्या है कि इससे क्या है कि मतलब भारत के जो प्रदान किया गया, इसे सुविधाएं, कल्याणकारी कार्य, उत्कृष्ट समन्वय को वैश्विक स्वीकृति मिल गई। उसके अलावा जो सऊदी का नुसुक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ है ना भारत ने क्या क्या काम किए थे, कि वो है कि ई गवर्नेंस से संबंधित जो हज यात्री हैं, तो उनके लिए सरकार ने क्या किया था, आप ऊपर से देख लो, बस ज्यादा नहीं, अंदर डीप नहीं जाना है, कि जो सऊदी नुसुक प्लेटफॉर्म है उसके साथ में हमने एकीकरण कर दिया था, कि इससे क्या है कि वहां पे जो बुकिंग वगैरह है, फ्लाइट बुकिंग वगैरह, वो आसान हो गई थी, शिकायत हो रही है, कोई भी दिक्कत है तो वो सब। फिर सुगम यातायात के लिए हाई स्पीड ट्रेन वगैरह वहां पे उपलब्ध करवा दी थी इनको, हज यात्रियों को। फिर उसके बाद में शॉर्ट हज पैकेज, ठीक है, कि जो हज का पैकेज है तो उसको है ना छोटा कर दिया, जैसे मतलब कि भाई कम समय के लिए, जैसे 20 दिन का ये ना पैकेज टाइप में, इस तरीके से भी कर दिया था। और आवास और आराम के लिए भी काफी सारी सुविधाएं दी गई थी। तो आपको बस ये पता होना चाहिए लब्बेतुम अवार्ड है ये किससे संबंधित है, ठीक है। अब अगला रेल मंत्रालय से संबंधित है, और इसमें क्या है कि जो राख की ढुलाई के लिए ना हरित पहल है, मतलब जो फ्लाई ऐश होती है, फ्लाई ऐश आपको पता होगा, जैसे मतलब कोई पावर प्लांट वगैरह या फिर कुछ भी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो उनकी जो चिमनियों के ऊपर जो राख जम जाती है, जो प्रदूषण वगैरह इस तरीके से जो आप सोचते हो, तो उसको क्या है कि फिल्टर के द्वारा रोक लिया जाता है पहले, कि फिल्ट्रेशन करके वहां पे ना राख है वो वहीं ले जाती है, तो उसी को ही फ्लाई ऐश कहते हैं। तो फ्लाई ऐश काफी सारे पोल्यूटेंट हैं वो उसके अंदर आते हैं, वो आपको पीटी के लिए काम आएगा। और जैसे ही आपको कहीं जैसे मतलब एनवायरनमेंट के अंदर फ्लाई ऐश देखने को मिले, तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक बस ये है कि रेल मंत्रालय ने अभी कोशिश की है कि भाई ये ना फ्लाई ऐश है, तो उसको है ना मतलब एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए काम काम किया है, ठीक है। तो चिमनियों के आसपास भारी मात्रा में ना ये जमा होती है फ्लाई ऐश। समर्पित लॉजिस्टिक नेटवर्क से रेलवे क्या कर रहा है कि रेल गलियारे द्वारा ना समर्पित लॉजिस्टिक नेटवर्क बना रहा है इनके लिए, फ्लाई ऐश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। अब फ्लाई ऐश कहाँ कहाँ काम आती है, एक तो देखो सड़कों के निर्माण के अंदर काम आएगी, रोड वगैरह बनाने के अंदर काम आ जाती है। फिर उसके बाद में मतलब जो आप देखो कि जो पॉल्यूटेंट है, और उनको हम है ना सड़क बनाने में, ईंटें बनाने में, सीमेंट बनाने में, या फिर एग्रीकल्चर के अंदर भी काम आती है ये, और जल सुधार के अंदर भी काम आ जाती है। तो इस तरीके से काफी सारे कामों में आती है, सीमेंट में, कंक्रीट में, ब्लॉक्स में, इस तरीके से काफी जगह फ्लाई ऐश का यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब साइक्लिक इकोनॉमी टाइप में ऐसे मान सकते हो, ठीक है। फिर देश भर में व्यापक अवसंरचना विकास के अंदर है ना ये काम आती है। उसके बाद में मतलब चक्रीय अर्थव्यवस्था है, तो इसके तहत है ना अपशिष्ट को धन बदलने के लिए ना राख को काम में लिया जाएगा इससे। तो आपको फ्लाई ऐश के बारे में पता होना चाहिए, बस इतना ही था इसमें। अब अगला है वर्ल्ड बैंक का रिवॉर्ड प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक का रिवॉर्ड प्रोग्राम है, जैसे जल संवर्ग के लिए ये प्रोग्राम है, और वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार है ये मिलकर काम करती हैं इसके अंदर। और वैसे अभी तो जैसे मतलब 2 राज्य हैं, उड़ीसा और कर्नाटक, ये 2 राज्य हैं, तो यहाँ पे इसके रिवॉर्ड प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और जल संभर का प्रोग्राम है कुल मिला के। जल संभर आपको पता है कि जैसे मतलब पानी है, पानी ऊपर से जैसे बह के आता है पहाड़ों से, और फिर उसके बाद में उसको रोक के और एक ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जिससे भूमिगत जल है वो रिचार्ज हो सके, ये मतलब रिस्क के और नीचे जा सके। तो इसी परियोजना को जन संभर परियोजना कहते हैं, ठीक है। वाटर शेड कह देते हो, जैसे मतलब आप घरों के अंदर भी ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तो उसी तरीके से जो लैंड के ऊपर यदि वो चीजें होती हैं तो उसको कह देते हैं हम, ठीक है। तो और इसमें क्या है देख लेते हैं। पहली बात तो ये कौन कौन से विभाग है ना इसके अंदर शामिल है। एक तो भूमि संसाधन विभाग है, ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण, इंग्लिश में आप देख लो जाए डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, और उसके अलावा नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी,
ठीक है, तो इस तरीके से ये दो संस्थान है, इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। उसके बाद में कार्यान्वयन राज्य, राज्य देखो कर्नाटक और उड़ीसा और वर्ल्ड बैंक, ये तीन है। तो मतलब वर्ल्ड बैंक है तो यहाँ भी अब इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसके बाद में दूसरे राज्यों के अंदर भी ये होगा। अब विशिष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि जैसे भूमि संसाधन सूचीकरण, भूमि संसाधन सूचीकरण इसमें है कि लैंड रिसोर्सेज इन्वेंट्री। तो ये मतलब पूरा लेखा जोखा टाइप में होता है कि भूमि है तो उसके अंदर है ना, वहां पे उसकी मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो कितनी है, ढलान किस टाइप की है वहां पे, तो सारा एक वैज्ञानिक तरीके से ना अध्ययन किया जाएगा इसके अंदर। पहले क्या है कि एक अंदाजा लगा लिया जाता था कि यहाँ पे इतना 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 पानी है तो ना वाटरशेड प्रोग्राम है तो उसके द्वारा हो जाएगा, लेकिन इसमें है ना एक एक चीज है ना वो मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना अपना के, और एक एक चीज देखी जाएगी। तो एलआरआई है मतलब लैंड रिसोर्स इन्वेंट्री, मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोलॉजी लाइट मतलब वहां की हाइड्रोलॉजी कैसी है तो वो भी देखा जाएगा। उसके बाद में दीर्घकालीन स्थिरता, पोस्ट प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी, कि मतलब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा ना उसके बाद में भी जो एनजीओ वगैरह जैसे मतलब वाटरशेड प्रोग्राम है तो वो वहां पे इंप्लीमेंट किया, और वहां पे जैसे मतलब पानी वगैरह इकट्ठा करने का वो सारा काम है ना वो लोगों को जैसे मनरेगा के तहत ऐसे लगा के और सारा काम कर लिया। उसके बाद में जैसे मतलब एनजीओ है या फिर लोकल लोग हैं जो, तो उनकी भागीदारी है ना सुनिश्चित की जाएगी, और वो जो मतलब उनकी जो वाटरशेड का जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसको है ना सही से रखवाली वगैरह करना वो काम है ना बाद में भी किया जाएगा इसके अंदर। अब समग्र विकास, इसमें क्या है कि सिर्फ जल प्रबंधन ही नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जल प्रबंधन का ही इनका उद्देश्य नहीं है, उसके अलावा जैसे आजीविका को बढ़ाना, लाइवलीहुड को बढ़ाना, और उसके अलावा फसल सघनता, क्रॉप क्रॉप इंटेंसिटी है ना उसको भी बढ़ाना, और जैसे सामाजिक लामबंदी, सोशल मोबिलाइजेशन है तो इसको भी है ना प्रमुख विषयगत क्षेत्र है कि मतलब इनके ऊपर भी काम किया जाएगा, इसके पानी को संभालने के साथ में, पानी को इकट्ठा करने के साथ। ठीक है, बस यही है। ये जो आर्टिकल है हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट अभियांत्रिकी से संबंधित है, और इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि पहले हम लिथियम आयन बैटरी हैं इनका यूज में लेते हैं, जैसे मतलब बैटरीज जैसे मतलब मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह है, इन सब के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट मतलब इनका लिथियम आयन बैटरी है तो इनका यूज में लेते हैं। अब क्या है जिंक आयन बैटरीज हैं इनका यूज में लिया जा सकेगा। डीएसटी के अंदर एक संस्था है तो उन्होंने अभी रिसर्च किया है और उन्होंने कहा है कि जो जिंक आयन बैटरीज हैं तो वो क्या है कि एक्वेटिक जिंक आयन बैटरीज हैं वैसे तो ये, ठीक है, तो इनके अंदर पानी वगैरह इस तरीके से भी डाला जाता है। तो क्या है कि जैसे पहले क्या है कि जिंक आयन बैटरी तो ये फूलने की समस्या रहती थी, या फिर ना इनको मान लो कि ये फट वगैरह जाती थी, लेकिन इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है BDMI, ठीक है, इसको जोड़ दिया इन्होंने। तो जोड़ने के बाद में है ना इनके जो रिजल्ट मिले हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद में अब वो फटने की समस्या वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक इनोवेशन किया है, और इसमें और क्या बता रखा है वो हम देख लेते हैं। तो देखो पहली बात तो है क्या इससे लागत वगैरह कम हो जाएगी, और सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प के रूप में इसको माना जा रहा है। आपको पता है कि लिथियम है तो वो बाहर से आता है, विदेश मतलब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर लिथियम को, और वहां पे मतलब भंडार वगैरह वहीं ज्यादा है रेयर अर्थ मटेरियल के अंदर। और जैसे इंडिया के अंदर है तो जावर की खान है वहां पे जिंक बहुत ज्यादा मिलता है, अच्छा अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब 90 से परसेंटेज से भी ऊपर ना जावर की खान है राजस्थान के अंदर वहीं पे मिलता है। तो अब क्या है कि जैसे मतलब ये इंडिजिनस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमें आयात पे निर्भरता कम हो जाएगी, तो लागत कम होगी, सुरक्षित होगी, टिकाऊ होगी। ठीक है, अब क्या है कि पहले क्या बाधाएं आती थी, पहले इसमें क्या बाधाएं आती थी कि एक जिंक डेंट्रियाइट की वृद्धि हो जाती थी, जैसे मतलब एक तरीके से ऐसे मानो कि एक सुई के आकार की है ना कुछ चीजें थी वो इसके अंदर आ जाती थी, ये जिंक आयन बैटरी थी। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ये पानी से मिक्स करके और इस तरीके से है ना ये सुई के आकार की हो जाती थी, इससे क्या है ये फट जाती थी, मतलब ब्लास्ट हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो एक तो ये दिक्कत आ रही थी। उसके अलावा हाइड्रोजन उत्क्रमण अभिक्रिया, कि मतलब ये क्या है कि जैसे हाइड्रोजन है तो उससे है ना अभिक्रिया कर लेते थे, जो जिंक है तो हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा, और उससे क्या होगा कि मतलब फूल जाएगी बैटरी, बैटरी है वो फूल जाती थी। ठीक है, ये दिक्कत होती थी। उसके बाद में जंग लगना, जैसे मतलब वो पानी से अभिक्रिया कर रहा है तो जंग भी लग जाएगा, और खराब साइक्लिंग स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती थी इनकी, और गंभीर समस्याएं ऐसे चलती थी। अब क्या है कि जैसे मतलब इन्होंने इनोवेशन किया है तो इसके अंदर क्या है कि BDIM है, BDMI नहीं है, BDIM है ये। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव है। तो अब इसके अंदर इस बैटरी के अंदर है ना इन्होंने ये BDIM, वापस गलत बोल रहा हूँ, BDIM है तो इसको जोड़ दिया। अब ये क्या है कि जैसे मतलब जिंक होगा ना तो जिंक के ऊपर है ना ऊपर की सतह के ऊपर ये लग जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जिंक है वो हाइड्रोजन से है ना जैसे पानी से है ना वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है कि वो इस जिंक की सतह पे चला गया तो पानी है ना
जो मतलब एक्वेटिक आप देख रहे होगे, एक्वेटिक मतलब पानी होता है, तो ये जिंक आयन बैटरी है, तो इसके साथ में पानी को जोड़ा ही जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि पानी की सतह है ना, उसके जिंक के साथ में ऐड नहीं हो पाएगी, और इससे क्या है कि जैसे बैटरी फूलना या फिर ना वो नुकीली सतह बनना और जंग लगना, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना इस तरीके से इजी तरीके से आपने समझ लिया इसको। इसका फुल फॉर्म भी है ये हमारे काम का नहीं है इतना बड़ा, ये यहां तक है, ठीक है। बस इसके बारे में मेरे को इतना ही समझाना था। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यदि आप चाहते हो कि रिसर्च वगैरह करना है तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही दिया है, आप इसको नोट्स के अंदर काट भी सकते हो, और एक बार पढ़ना चाहते हो, गो थ्रू होना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब इसका महत्व क्या होगा कि मतलब हरित ऊर्जा भंडारण होगा, व्यवहारिक लाभ क्या होगा कि तकनीक रूप से बैटरी सुरक्षा के कम लागत वगैरह में हम बना सकेंगे, वही चीजें हैं, ठीक। अब अगला क्या है कि जैसे ये एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप है, ये भारत में होने जा रही है, ठीक है। तो ये फेंसिंग क्या होता है, तलवारबाजी को कहते हैं। आपको पता है भवानी देवी हैं, शायद भारत की एक भवानी देवी हैं, तो वो भी फेंसिंग के अंदर थी, उन्होंने मतलब भारत की तरफ से पहली तलवारबाज थी जो ओलंपिक के अंदर गई थी। तो ये एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप है, ये पहली बार भारत के अंदर होने जा रही है, ठीक है। इसके बारे में न्यूज है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बस मैंने फेंसिंग का समझा दिया आपको, और ये भारत में हो रही है इतना बता दिया। तो इसमें क्या है कि पहली बार महाद्वीपीय फेंसिंग चैंपियनशिप है कि मेजबानी भारत कर रहा है। इसकी थीम क्या है, एक सपना एक तलवार एक गौरव काम की नहीं है। फिर खेलो भारत नीति है जो हमारी, तो उसके तहत है ये, कि मतलब उसमें क्या है कि वैश्विक गंतव्य बनना, भारत को खेल का जो वैश्विक गंतव्य है वो बनना है, तो ये इसका संबंधित नीति हो गई। तो इससे इस पे हम पूरा खरा उतरेंगे, ठीक है। और इसमें 36 देशों के खिलाड़ी है ना वो भाग ले रहे हैं। अब अगली न्यूज है, काफी बड़ी है, पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज है, और ये मतलब आर्ट एंड कल्चर है जो हमारा, उसके अंदर आप लिख सकते हो उसको पेपर 1 के अंदर। विकास भी कर रहे हो आप और विरासत भी दे रहे हो, कि मतलब विरासत का संरक्षण भी कर रहे हो और आप विकास भी कर रहे हो, ये दोनों चीजें भारत सरकार साथ में कर रही है। तो 12 सालों के अंदर सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, जैसे मतलब कौन कौन सी स्कीम, प्रसाद वगैरह, स्वदेश दर्शन वगैरह, ये सब है ना, सब स्कीम है वो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, थोड़ा जल्दी देखेंगे हम। आपको पता है पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज है तो काफी बड़ी होती है। तो जैसे पृष्ठभूमि तो आपको पता है, उद्देश्य पता है, क्या क्या मतलब है इनका, कार्य प्रणाली है, तो ये उपलब्धि। हाँ, तो जैसे मतलब प्रसाद स्कीम है पहली, ठीक है। तो प्रसाद स्कीम का पूरा नाम आपको पता ही होगा, तो तीर्थ यात्रा का है ना। प्रसाद स्कीम के अंदर क्या होता है कि पहले ये एच नहीं था, ठीक है, इसका मतलब होता है हेरिटेज, इसको बाद में जोड़ा गया है कि हेरिटेज का भी हम संरक्षण करेंगे। फिर तीर्थ यात्रा जो स्थल है या आध्यात्मिक विरासत के स्थल हैं, तो उनका है ना कायाकल्प करना इसका काम है। तो ये किसके अंदर आएगा, पर्यटन मंत्रालय के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका उद्देश्य क्या है कि मतलब भारत की जो तीर्थ और विरासत की पर्यटन वो बुनियादी सुविधाएं वगैरह, जो पर्यटन स्थल है तो उनके अंदर ना बुनियादी सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड करवाना, इसका प्रसाद स्कीम का मेन मोटिव होता है, और ये पर्यटन मंत्रालय है इसके तहत आती है। फिर उसके बाद में प्रगति क्या हुई है, ये मतलब सोमनाथ ये वगैरह, केदारनाथ सर्किट वगैरह, इनका भी है ना इसके अंदर बना परियोजनाओं का विकास हो चुका है। तो सरकार, एक तो ये प्रसाद स्कीम हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना ये भी पर्यटन मंत्रालय है, इसकी स्कीम है। इनमें मंत्रालय थोड़ा आप ध्यान रखना। और जैसे मतलब ये हृदय योजना है ना, ये भी ये पर्यटन मंत्रालय की नहीं है, ये किसकी है, आवास और शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने मंत्रालय साथ में बताया इन तीनों के। तो अब क्या है कि जैसे मतलब स्वदेश दर्शन योजना था, तो इसके अंदर जैसे पहला पार्ट आया था ना 1.0 आया था, तो 1.0 के अंदर तो एक थीमेटिक टूरिस्ट ना सर्किट बनाए गए थे, जैसे मतलब बौद्ध सर्किट हो गया, जनजातीय सर्किट हो गया, जैसे मतलब अलग अलग मंदिर है, शिव जी के मंदिर मान लो, तो उनको है ना एक साथ में जोड़ने के लिए ना इस तरीके से इसके अंदर बनाया गया था, एक सर्किट टाइप में बनाए गए थे। अब इसके अंदर स्वदेश दर्शन 2.0 है, तो इसके अंदर क्या किया है कि जैसे मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया, कि मान लो एक शहर को पकड़ा और वहां पे है ना पूरा विकास कर डाला, ठीक है। तो वहां पे मतलब जो जितनी भी बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है, पानी बिजली वगैरह जितना भी है, तो वो प्रोवाइड करवाया जाता है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। उसके बाद में चुनौती आधारित गंतव्य विकास की, मतलब इसमें 2.0 में वही है, मैंने बता दिया आपको। अब क्या है, अगला हृदय योजना है, कि जैसे मतलब राष्ट्रीय धरोहर है ना, उनको नगर विकास और उनका संवर्धन, ये पूरा नाम है इसका, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है, हृदय योजना। अब इसमें क्या है कि प्रारंभ ये 2015 के अंदर हुई थी, फिर 2019 को ये खत्म भी हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि विकास और विरासत का संरक्षण किया जाएगा। 12 शहर हैं इसके अंदर, जैसे मतलब अजमेर, अमृतसर, ये इतने सारे शहर हैं, तो इनका पुनरुद्धार मतलब स्वच्छता, पर्यटन, इस तरीके से सुधार किया जाएगा इसमें। तो आगे चलते हैं।
अब पुरातत्व के लिए सरकार ने क्या क्या किए हैं प्रयास? पुरातत्व संरक्षण के लिए पहली बात तो एएसआई है, तो इन्होंने काफी सारे स्मारकों का है ना संरक्षण वगैरह प्रबंधन वगैरह ये कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन, ये नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट एंड एंटिक्विटीज ये है। ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि जो पुराने अवशेष हैं, जो राष्ट्रीय डेटाबेस है वो तैयार करता है कि ना हमारी विरासत वगैरह क्या है, उनका डेटाबेस वगैरह एक जगह तैयार किया जाता है, नेशनल मिशन और मॉन्यूमेंट ऑन और एंटिक्विटीज। उसके बाद में प्रमुख विरासत, एक शुरुआत में एक चीज रह गई शायद, एक विरासत को अपनाए स्कीम है, ये भी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि विरासत है तो 2023 तक ना इनको पुनर्गठित किया गया। इसमें नहीं है कि मतलब इसमें जो संरक्षित स्मारक है ना उनमें सुविधाएं और विकास का रख रखाव करने के लिए है। ये चीज है ना शुरुआत में रह गई थी। विरासत को अपनाए स्कीम है, ये भी एक स्कीम है। ठीक है। ये फिर प्रसाद योजना तो यहाँ आ गई, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। अब इसके अंदर जैसे एएसआई हो गया, फिर उसके बाद में ये नेशनल मिशन हो गया, पूरा और मिशन। फिर उसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर है तो उसके अंदर कॉरिडोर वगैरह बनाया है कि मतलब जो श्रद्धालु वगैरह हैं तो वो मतलब गंगा नदी से ना उनको जोड़ा जोड़ा गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको। तो ये हो गया। उसके बाद में सोमनाथ मंदिर है, तो इसका पुनर्निर्माण वगैरह ऐसे किया जा रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस भी किया था कि प्रधानमंत्री जी वहां गए हुए थे। फिर उसके बाद में सोमनाथ अमृत महोत्सव इस टाइप में बनाया था। उसके बाद में केदारनाथ है, तो केदारनाथ के लिए क्या है, पर्वतमाला परियोजना के तहत ये इसका विकास किया जा रहा है। जैसे आपको पता है भारतमाला है, सागरमाला है, उसी तरीके से पर्वतमाला है। तो इसके तहत सोनप्रिया केदारनाथ इनके बीच में 3S मतलब ट्राई केबल सर्विस है ना, इस तरीके से एक बिछाई गई है ट्राई सर्विस। इसमें क्या होता है 3S में क्या होता है कि दो तार है, एक जगह से दूसरी जगह यदि आपको जाना है तो वहां पे मतलब एक तार के माध्यम से ना उनको मतलब केबल के माध्यम से ऐसे भेज दिया जाता है, मतलब परिवहन का साधन ऐसे मान सकते हो आप। तो इसमें 3 केबल होती है, एक तो मतलब आने जाने के लिए इस तरीके से, और 2 हैं तो उनको अटैच करने के लिए, तो रोपवे टाइप में है ये। ठीक है। तो अयोध्या राम मंदिर है, तो यहाँ पे भी पर्यटन वगैरह हो गया है। अब देखो इसके अंदर ये राम मंदिर वाला एक डेटा दे रखा है, जैसे मतलब जो 25% है, जो यूपी की टूरिज्म इकोनॉमी का 25% है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या राम मंदिर से ही होगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे प्रमुख स्थल जैसे उज्जैन हो गया, उज्जैन के अंदर महाकाल है और कामाख्या मंदिर है, तो इनके सांस्कृतिक कॉरिडोर है, उनके विकास भी किया जा रहा है। फिर सांस्कृतिक विकास के कूटनीति के अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे मतलब जो हमारे पहले अवशेष थे, मतलब जो हमारे मॉन्यूमेंट वगैरह इस तरीके से कुछ मूर्तियां वगैरह ये बाहर चली गई थी, तो उनको वापस लाया जा रहा है। तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या किया, जैसे बुद्ध के पिपरवा के अवशेष है ना, 127 साल बाद में ना 2025 के अंदर वापस भारत लेके आई थी सरकार। उसके बाद में अन्नपूर्णा की माँ अन्नपूर्णा है, उनकी प्रतिमा है, तो 108 साल बाद में कनाडा से लेके आए हैं। और राम सीता लक्ष्मण की नक्काशी की प्रतिमा है तो ब्रिटेन से 2020 के अंदर लेके आए थे। कुल वापसी ऐसे मतलब काफी सारी चीजें हैं वो वापस आ चुकी हैं। फिर वैश्विक प्रदर्शनियां, कि जैसे मतलब वैश्विक प्रदर्शनियों में कूटनीतिक संबंध है, जैसे वियतनाम है, रूस है, भूटान है, श्रीलंका है। इनमें क्या है कि बुद्ध के अवशेषों के ना प्रदर्शनी, अभी थोड़ा टाइम पहले भी हमने देखा था कि मंगोलिया के अंदर इनकी प्रदर्शनी हुई थी, मंगोलिया लेके गए थे। ठीक है। उससे पहले लेह लद्दाख के अंदर भी ऐसे कुछ हो रहा था। फिर संग्रहालय अवसंरचना, संग्रहालय में वडनगर पुरातात्विक संग्रहालय गुजरात के अंदर इसको बनाया गया है। और युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, ये नई दिल्ली के अंदर है। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय ये दिल्ली के अंदर है। और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसके तहत जैसे मतलब संसद भवन वगैरह वो सब नए बने हैं, तो उसके तहत इसको बनाया जा रहा है राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है। दिल्ली के अंदर है ये। अब यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है, 44 है ना विश्व धरोहर स्थल हो चुकी हैं। ठीक है। और जो लास्ट विश्व धरोहर थी उसके संबंधित एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर है ना, अभी इसी साल आया है। ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओगे कौन सा क्वेश्चन था वो। और मेरे को लास्ट 3 है ना जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब 41, 42, 43 और 44, ये आपको याद है तो मेरे को लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। उसके बाद में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए जैसे 15 भारतीय जो तत्व हैं उनमें जैसे योग, अमूर्त के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हो चुकी हैं, योग हो चुका है, कुंभ का मेला है वो हो चुका है, दीपावली हो चुकी है, दुर्गा पूजा हो चुकी है, और गरबा भी है, गरबा है। तो इस तरीके से ये अमूर्त भारतीय जो सूची है उनके अंदर ना 15 चीजें आ चुकी हैं अभी। फिर अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी, जैसे 16 कौन सा, हाँ, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति है ना, उसकी बैठक है ना 2024 के अंदर दिल्ली के अंदर ही हुई थी। और डिजिटलीकरण के लिए सरकार क्या कर रही है, जैसे ज्ञान भारतन मिशन है, जो हमारी जो पुरानी पांडुलिपियां हैं तो उनको ना संरक्षित करने के लिए, उनको डिजिटली तरीके से ना संरक्षित किया जा सके, तो इसके लिए ज्ञान भारतन मिशन है ये लॉन्च किया गया था।
फिर उसके बाद राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की पांडुलिपियों को राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ना ये स्कीम है, ठीक है। नेशनल मनुस्क्रिप्ट सर्वे किया जा रहा है, स्कीम नहीं है। वैदिक विरासत पोर्टल, इसमें क्या है कि जैसे मतलब ये इंदिरा गांधी वाला एक आर्ट्स का कॉलेज है, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे जो चारों ये वेद हैं, तो उनकी है ना परंपराओं को डिजिटली तौर पे ना भंडारित किया जा रहा है, और आप है ना अभी जाके वहां पे चेक भी कर सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो कि भाई कौन कौन से ये हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में एआई और आधुनिक तकनीकें ना उनका कौन सा यूज में लिया जा रहा है, जैसे मतलब लिडार वगैरह, जीआईएस, ये तो इसके ड्रोन सर्वेक्षण इनका यूज है ना, इनके अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण है इनके अंदर किया जा रहा है। जैसे भाषिणी ऐप है, तो भाषिणी के अंदर आपको पता है कि जैसे मतलब 22 वॉइस और 36 टेक्स्ट भाषाएं, इनका समर्थन किया जा रहा है। और काशी तमिल संगमम है, महाकुंभ 2025 है, इनके अंदर है ना जो रियल टाइम अनुवाद वगैरह करने के लिए ना ये इनका यूज में लिया जा रहा था भाषिणी का। फिर उसके बाद आदिवाणी, जो मतलब पुरानी जो भाषाएं हैं, जैसे मतलब जनजातियों की जो भाषाएं, संथाली हो गया, भीली हो गया, तो उनके लिए ना उनके संरक्षण के लिए अनुवाद करके डिजिटली करके और एआई आधारित ये मंच है। फिर पांडुलिपियों के लिए भी ये अलग है ये। तो इसमें प्राचीन लिपियों को पढ़ने और व्यवस्थित करने के लिए एचटीआर, हैंड रिटन टेक्स्ट रिकॉग्निशन, मतलब जो पांडुलिपियां हैं तो हाथ से लिखी गई हैं, तो उनको रिकॉग्निशन करने के लिए, टेक्स्ट का रिकॉग्निशन करने के लिए आप देखते हो कि जैसे मतलब आप गूगल लेंस वगैरह ऐसे यूज में लेते हो, तो एक ये हो गया हैंड रिटन टेक्स्ट को का रिकॉग्नाइज करना। या फिर ओसीआर, जो मतलब ऑप्टिकल तरीके से है ना, यदि कोई डेटा है तो उसको भी है ना ये उपकरण है तो ये पता लगा लेगा। तो इससे क्या है कि पांडुलिपियां का ना दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, कि आप लिखने बैठोगे या टाइप करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से। फिर फिल्म और श्रव्य विरासत, जैसे मतलब राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन है, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन है, ये 2015 के अंदर सरकार ने शुरू किया था। इसमें सिनेमाई विरासत का डिजिटलीकरण और पुनः स्थापन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो मतलब पुरानी वो पिक्चर हैं तो उनके है ना उनको वापस संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय, ये है वर्ष 2019 के अंदर है ना इतने करोड़ की लागत से इन्होंने मुंबई में उद्घाटित किया था इसको, ये मुंबई के अंदर है संग्रहालय। और इसमें क्या है कि जो 100 वर्षों से ज्यादा की है ना जो फिल्म का इतिहास है उसको ना संरक्षित किया गया है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है कि अगला आर्टिकल है, ये बिल्ड कौन से संबंधित है। बिल्ड कौन का उद्घाटन किया, ये मैंने ऐसे ही ले लिया, ज्यादा काम का तो है नहीं है। बिल्ड कौन क्या है कि जैसे मतलब इसमें क्या है कि जो निर्माण उद्योग से संबंधित है ना 24 अलग अलग खंड है, जैसे मतलब सीमेंट है, स्टील है, सिरेमिक है, सैनिटरी पेंट्स है या प्रौद्योगिकी है, उनके नवाचार का प्रदर्शन किया जा रहा है इसके अंदर। बस इतना ही है, ये ज्यादा काम का नहीं है, मेरे को तो नहीं लगा। बस ये था कि मेरे को लगा कि मैं छूटे नहीं, आप है ना एक बार देख लेना इसको कि ये चीज ये होती है। ये बिल्ड कौन है 2026, तो मतलब जो बिल्डिंग बनाने वाले जो अलग अलग क्षेत्र के जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं तो वो एक साथ में आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अपनी जो इनोवेशन है वो एक साथ में साझा करते हैं, भारत और बाहर के देशों के भी है। अब अगला आर्टिकल देखो, खान क्वेस्ट है, ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर भारत और मंगोलिया है तो ये शामिल है। उसके अलावा पहले तो क्या है कि ये द्विपक्षीय ही था, इसके अंदर मंगोलिया और अमेरिका ये दो ही देश थे। उसके बाद में ये बहुपक्षीय हो गया है, काफी सारे देश आ गए हैं। तो ये 2026 तक चलेगा। कहाँ पे, उलन बातूर है, ठीक है, मंगोलिया के अंदर वहां होगा। प्रकृति क्या है, बहुपक्षीय है ये ध्यान रखना आपको। और उसके अलावा इसका इतिहास क्या है कि 2003 के अंदर अमेरिका और मंगोलिया यही थे और 2006 के अंदर इसको बहुपक्षीय कर दिया, बस, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद में एक एयर कुशन वाहन है ये, ठीक है। तो इसका परिचालन क्षमता को ऐसे मजबूत बनाया गया है। तो क्या एयर कुशन वाहन क्या होता है कि ये मतलब इस तरीके से एक वाहन होता है जो मतलब नौसेना है वो यूज में लेगी। और इनको क्या है कि जैसे पानी के ऊपर भी चलाया जा सकता है, जमीन पे भी ये चल सकते हैं, या दलदली भूमि है तो वहां पे भी है ना ये चल सकता है। तो जैसे मतलब इसके नीचे एक बेल्ट टाइप में इस तरीके से लगा हुआ है ये, और फ्लोटिंग सिस्टम टाइप में भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बेल्ट है या फिर ऐसे कुछ चीजें होती है इसके अंदर। तो बनाया किसने, चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एक प्राइवेट कंपनी की कौन सी कंपनी है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। और इसके तहत क्या है कि 6 स्वदेशी है ना एयर क्वेश्चन व्हीकल बनाए जाएंगे, उसमें ये पहला है, ठीक है। ये गोवा के अंदर अभी है ना इसको किया है, अनावरण किया है इसका, तो उससे संबंधित था, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा नहीं है। अब आगे दो क्वेश्चन है, कल वाले का आंसर है बी और बी, बी और बी आंसर है, आप चेक करना। और ये दो क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बहुत कम लोग लिखते हो, मतलब कई बार तो क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब यूपीएससी के लेवल के तो इतना नहीं होगा, पर ना अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये।
आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताया करो। फिर ये मेंस के 2 क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करने हैं। ये बैटरीज वाला है जो मैंने अभी आज बताया था। ठीक है, तो आज सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।